इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल। हाँ, मेरे पास दो तरह के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे और मेरे लोकसभा के मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दों के अंदर भारत के रुपए को मजबूत बनाना, मंदी को समाप्त करना और संस्थागत ढांचा खड़ा करना, जॉब क्रिएशन करना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, उनको सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार प्रदान कराना। ये दलितों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 30% से ज्यादा दलित वोट है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए इस वर्ग की एस्पायरेशंस को पूरा करना, ये इस प्रकार के हमारे मुद्दे हैं। किसानों की आत्महत्याएं रोकना और यहाँ पर कटारिया जो जी, स्थानीय मुद्दे हैं कि हमारे यहाँ पर कटारिया साहब, आप बीजेपी का दलित चेहरा कहलाए जाते हैं। हरियाणा के अंदर दलितों की जो स्थिति है, आपको कभी लड़ते हुए उनके लिए तो देखा नहीं हम लोगों ने। मिर्चपुर कांड हुआ, इस प्रकार के ना जाने कितने प्रकार की आरोप लगे सरकार के ऊपर, आपको तो कहीं दलितों के लिए खड़े होते देखा नहीं, और उधर से आप अपने आप को दलित चेहरा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले दलितों की आवाज उठाने वाला हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई है तो वो रतनलाल कटारिया है। और जो है, हमने 10 बार तो राज्यपाल महोदय को मिलकर ज्ञापन दिया। जहां जहां एट्रोसिटीज हुई वहां पर हम गए और इनके लिए हमने एक 10 मेंबरी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनाथ सिंह जी ने हमारे दलित कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाया था, वर्किंग ग्रुप बनाया था। तो हमने विजन डॉक्यूमेंट 2020 भारत के दलित समाज के लिए रखा है और हम भारत के दलितों की एक एक समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो उनकी एजुकेशन से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, जॉब से संबंधित है। हम एक बहुत व्यापक प्लान लेकर इन लोगों के बीच में जाएंगे। कटारिया साहब, लाइफ ऑफ तो डिग्निटी, बाबा साहब डॉक्टर भीम। हाँ, कटारिया साहब, जाटों को आरक्षण दे दिया गया, उस पर भी आप लोग कुछ नहीं बोले। आप लोगों का स्टैंड क्या है? अल्टीमेटली आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पे, आरक्षण के पे? देखिए, जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर के ऊपर जो बातें करती है तो हम उसके हिसाब से अपनी आगे पॉलिसी बनाती है। हमने जाटों के आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया और पहले भी कई स्टेटों के अंदर इस प्रकार जाटों को आरक्षण मिला है। और कटारिया साहब, हम यही तो जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कटारिया साहब, हम यही तो जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने जाट आरक्षण का विरोध क्यों नहीं किया? क्या विरोध न करने को हम ये माने कि बीजेपी रतनलाल कटारिया जाट आरक्षण के समर्थन में खड़े हुए? देखिए, हमने कब विरोध किया? हमने तो ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये तुरुप का पत्ता चला था कि बीच में ही अटका रहेगा और जाके कभी सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन न कर दे, पास न हो। इस प्रकार मैलाफाइड इंटेंशन के साथ कांग्रेस पार्टी ने इसको किया है। नहीं, ये तो ठीक है, हर राजनीतिक दल चुनावी फायदे नफा नुकसान के लिए करता है, लेकिन आप लोगों का स्टैंड क्या है ये बताइए ना। क्योंकि बाकी दलित नेता तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ठगने का काम किया है, झुंझुना दिया है, दरअसल दलितों का हक मारा गया है जाट आरक्षण को देकर, लेकिन बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं दिखता, रतनलाल कटारिया का कोई स्टैंड नहीं दिखता। ये क्यों? रतनलाल कटारिया का स्टैंड है। हमने कहा है कि जो हमारा जो दलितों का आरक्षण है वो कोई आर्थिक बेस पर नहीं है, वो तो हजारों साल जो हमारा शोषण हुआ था वो तो पूना पैक्ट के अंतर्गत
महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था उसके परिणाम के अनुसार हमें जो है वो आरक्षण मिला है। हम उसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं चाहते। ठीक है। श्रीमती सोनिया गांधी ने तो अच्छा कटारिया साहब ये उसके बताइए, अंदर भी ये बताइए जो बहुत कमेटी को बीच में ला दिया कटारिया है, साहब बहुत रंगनाथ मिश्र को बीच के अंदर लाए। बहुत साफ शब्दों में ये बताइए कि आज की तारीख में आप जाट आरक्षण का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना? रतनलाल कटारिया जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र से, वो जाट आरक्षण के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? देखिए मैंने कब कहा, हमने विरोध किया नहीं। हमने तो यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अनुसार एक इस प्रकार तुरंत का पत्ता फेंका है जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मुश्किल से जाकर मैच्योर होगा। क्या पता कांग्रेस की क्या इसके पीछे इंटेंशन है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को इस तुरुप के पत्ते का फायदा मिलेगा? कटारिया साहब, जो तुरुप का पत्ता कांग्रेस पार्टी ने फेंका, क्या कांग्रेस पार्टी चुनावों में इस तुरुप के पत्ते को भुना ले जाएगी और आपकी राह को मुश्किल कर देगी? देखिए कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है। सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। ये इसको तो 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, CLU। कटारिया साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ दूसरा आरोप लग जाता है। इस जहाज का कटारिया साहब, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा आरोप लग जाता है और वो ये कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। 50-60% ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे, जिन पर आरोप लगे, वो अब बीजेपी में आ गए। देखिए ये बेबुनियाद बात है। रतनलाल कटारिया का परिवार 1942 में आरएसएस के अंदर आया। मेरा दादा जो है वो जनसंघी, मेरा बाप जनसंघी, मैं जनसंघी, मेरी औलाद जनसंघी, 5वीं जनरेशन हमारी इस राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़कर चल रही है। इसलिए अंबाला में कोई तकलीफ नहीं है ना जनता। कटारिया साहब, अंबाला में तो कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी सीट पे कोई बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात करें, आप सिर्फ अंबाला के प्रतिनिधि होने नहीं जा रहे हैं। आप अंबाला से सिर्फ तक रिलेटेड नहीं है, आप पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी की स्थिति ऐसी क्यों है कि आपको हमेशा बैसाखियों की जरूरत पड़ती है? कभी इनेलो चाहिए आपको, कभी हचका चाहिए आपको, कभी कोई और चाहिए आपको। आप अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो पाए अभी तक? ऐसा है, देखिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं अपना चुनाव प्रचार छोड़कर आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर आया हूं। प्लीज मुझे 10 अप्रैल तक अपना चुनाव लड़ने दीजिए। फिर चाहे आप मुझे 5 घंटे अपने सेट पे बैठाकर रखना, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। ठीक है कटारिया साहब, मेरे कार्यक्रम 2 घंटे लेट हो रहे हैं। ठीक है कटारिया साहब, 5 मिनट का वक्त आप हमें और दे दीजिए, क्योंकि पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, देख रहा है। ये कार्यक्रम भी आपके चुनाव प्रचार से कम अहमियत नहीं रखता है। कटारिया साहब ये बताइए, आपने कहा कि 5वीं पीढ़ी है आप जो संघ से जुड़ी हुई है, जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है। बहुत ईमानदारी से बताइएगा, इस सवाल से बचिएगा कतई नहीं। जब धर्मवीर जैसे लोगों को टिकट मिल जाता है भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो क्या इस संघ से जुड़े कार्यकर्ता को दिक्कत होती है? भीतर ही भीतर पीड़ा होती है? मैंने ये कहा ना कि इस समय 10 अप्रैल तक प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं हरियाणा पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर था जी, और वहां पर जो चर्चा थी वो सभी चर्चाएं करके हमने अपने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे दी थी। और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसका जो मतलब भी निर्णय लिया है, कटारिया साहब, इसका मतलब ये हुआ कि धर्मवीर जी को जो टिकट मिला, निर्णय के साथ कटारिया साहब, इसका मतलब यह हुआ कि भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर को जो टिकट दिया गया उसमें आपकी सहमति थी। सैद्धांतिक तौर पर आप भी ये समझ रहे थे कि धर्मवीर को ही टिकट दिया जाना चाहिए, धर्मवीर ही सीट निकाल सकते हैं। हाँ देखिए, पार्टी में 10 तरह का विचार होता है। वो ये आप अपना विचार बताइए सर, टेलीविजन के ऊपर खुलासा सर, किया जाए। अपना विचार बताइए। आपने जो बात बताई अपने आला कमान को, देखिए मैं जहां तक धर्मवीर जी को जानता हूं जी,
मैंने जब देवीलाल जी की जो एजिटेशन चली थी 1985 में, तब हमने, वो भी लड़का था, मैं भी लड़का था जी। तब हमने मिलकर काम किया था जी। वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन उनके अंदर जो जीन्स हैं वो एंटी कांग्रेस शुरू से रहे। यानी रतनलाल कटारिया को कोई दर्द नहीं है। मेरा ये मानना है। कोई कांग्रेसी बीजेपी में आ जाए, रतनलाल कटारिया को कोई दर्द नहीं होता। धर्मवीर को टिकट मिल गया, कतई बुरा नहीं हुआ। रतनलाल कटारिया उनका स्वागत करते हैं। ये मैं जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय, मैं उसका स्वागत करता हूं, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, चाहे वो किसी सिद्धांत पे खरा नहीं उतरता हो, चाहे उससे कर्मठ कार्यकर्ता की कितनी ही बेइज्जती, कितना ही असम्मान होता हो। ये सारी चीजें हम ये आप अपनी सारी बातें मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हम हैं? तो आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं सर, हम तो आपकी राय पूछ रहे हैं। हाँ, आप एक ऐसे सवाल सीनियर पूछना लीडर है आपका हक कटारिया है, जी। जवाब देना मेरा हक है। जी जी बिल्कुल जी, दीजिए सर। बिल्कुल। हाँ, 10 अप्रैल के बाद बात करेंगे। ठीक है चलिए सर, ठीक है, एक सवाल पूछना चाहूंगा जी। राजीव। कटारिया जी ये बताइए कि इनेलो तो मोदी जी के नाम पे भी वोट मांग रही है और आपका इधर से हजका के साथ गठबंधन है। गठबंधन किस प्रकार का है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ये चीज बताइए कि इनेलो कहीं ना कहीं इस सारे में आपसे आगे निकलती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, मेरे यहां कोई इनेलो आगे नहीं निकल रही है। हजक्का भाजपा गठबंधन जो है वो बहुत स्मूथली काम कर रहा है और ये जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं कि वो भी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है, जब जनता को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी मिल रहा है। मेरा मोदी जी 6 साल पंचकुला में रह के गए। कल उन्होंने चंडीगढ़ में सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मैं सैकड़ों घरों में अंबाला के ठहरा हूं और रतनलाल कटारिया मेरा अजमाया हुआ कार्यकर्ता है। हम 32 साल से, मैं और मोदी जी मित्र हैं, 1982 से मेरी और उनकी दोस्ती है। तो आप कैसे कह सकते हैं ठीक है कि वो कटारिया भी जी, मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, इनेलो के इस साथ प्रकार गठबंधन, इनेलो के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इसका कुछ मलाल है? आप लोग ने विरोध क्यों किया इनेलो के साथ गठबंधन का? वो तो ज्यादा बेहतर गठबंधन होता आपके लिए और हो सकता है आगे विधानसभा में कुछ इस प्रकार की बात बन जाए। देखिए, मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि मैं विधायक बना था 87 में, तब भी हमारा गठबंधन था इनेलो के साथ। मैं फिर 99 में एमपी बना, तब भी हमारा गठबंधन था इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि उस गठबंधन में हम नहीं जा सके। हरियाणा की इकाई ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कटारिया जी? जो भी परिस्थिति है जनता को बताइए जरा। सामने है। सुनने में तो ये आता है कि अब बहुत जगहों पे आपका फ्रेंडली मैच है, आपने दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए रामविलास जी हैं। ने आरोप लगा दिया कटारिया साहब कि सौदेबाजी करने की कोशिश कर रही थी इनेलो। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल